रोशनियों के शहर मुंबई में समंदर किनारे बसा वो एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट किसी ख्वाब की ताबीर लगता था, जहां रात का अंधेरा रोशनियों के जाल में कैद हो चुका था। शीशे की दीवारों से बाहर समंदर की लहरें चांदनी में चमक रही थीं और अंदर हर चीज जैसे शाही नजाकत का नमूना पेश कर रही थी। मार्बल के फर्श पर मध्यम सा सुनहरा अक्स बिखरा हुआ था और छत से लटकते क्रिस्टल के फानूस हर पल जगमगाते हुए जैसे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। रेस्टोरेंट का स्पेशल कॉर्नर सी व्यू लॉन था, जहां शीशे की दीवार के उस पार समंदर से टकराती लहरों का शोर मेहमानों के लिए नेचुरल म्यूजिक का काम करता था। इस रेस्टोरेंट में कोई आम इंसान आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यहाँ बस बड़े बड़े मशहूर बिजनेसमैन, टाइकून्स, फिल्मी सितारे या सिर्फ शाही जिंदगी को शानदार अंदाज में जीने के कायल लोग ही दिखाई देते थे। ऐसे माहौल में वो पांचों लड़कियां आसपास के जादुई माहौल को पथराई हुई निगाहों से देखती हैरानों परेशान हो रही थीं। वो पहली बार किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थीं और रेस्टोरेंट भी ऐसा कि देखते ही आंखें हर मंजर भूल जाएं। बेबो, हम आ तो गए हैं, क्या लगता है हमारे खाने लायक कुछ होगा? जो सब मुंह खोले आसपास देख रही थी। अर्पिता की मासूमियत भरी आवाज़ पर सबने उसकी तरफ देखा था। वो उन्हें फाड़ खाने वाले अंदाज में देखने लगी। तमीज नहीं है तुम लोगों को किसी जगह जाने का? इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो तुम सब लोग? सुहाना उनके करीब होती हुई हर शब्द चबा चबा कर कहती अपना गुस्सा बर्दाश्त करने लगी। उसे डेर मिला था कि वो इन्हें किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाएगी और तभी वो इन्हें इस जगह पर लेकर आई थी। मगर अपनी औकात से बाहर हाथ मारते हुए वो उन्हें किस जगह ले आई थी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैम प्लीज़ साइड हो जाएं। इससे पहले कोई कुछ कहता, किसी वेटर की आवाज़ पर वो फ़ौरन मुस्कुराती एक अदा से साइड पर हटी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो सब बस उसे हैरान नज़रों से देख कर रह गईं। यूं नदीदों और भुक्कड़ों की तरह दूसरों को देखने से अच्छा है खुद को क्लासी दिखाओ, हाई फाई स्टैंडर्ड दिखाओ। वो उनकी पतली होती हालत पर चोट करती उन्हें होश दिलाने लगी, जिस पर वो सब थोड़ी बहुत कंफर्टेबल होने की कोशिश करने लगी थीं। और ये क्या, ये बहन जी टाइप की तरह दुपट्टा आसपास लपेट कर डरे सहमे अंदाज में क्यों खड़ी हो? एकदम बोल्ड बनो, दुपट्टा निकाल कर ऐसे गले में डालो। उसने खुद का दुपट्टा एकदम गले के ऊपर करते हुए कहा, जिससे भी आंखें फाड़ कर सब उसे देखने लगी। जानती हो ना, आर्यन ने देखा तो कितना गुस्सा करेंगे। उसकी कजन अर्पिता ने उसे हकीकत बताने की कोशिश की। उस कड़वे बादाम का तो नाम भी मत लो। उसके दोपहर वाले इनकार पर वो बुरी तरह तपी हुई थी। उसने दोपहर को ही आर्यन से कहा था, प्लीज हम पांचों लड़कियों को किसी अच्छी जगह खाना खिला दो। 5 का नाम सुनते ही उसकी हवा खराब हो गई थी। 5 कौन? तुम तो 4 हो ना? अरे 4 हम कजन और एक मेरी दोस्त तनु, वो भी तो साथ होगी ना। लेकिन आर्यन ने साफ मना कर दिया था, कोई ज़रूरत नहीं है, जो खाना है घर पर ऑर्डर कर लो। अगर वो इनकार न करता और ख़ुद उन्हें किसी रेस्टोरेंट ले जाता तो उन्हें यूँ चोरी छुपे आना न पड़ता। चलो बैठो सब, क्योंकि सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो मीठा मीठा मुस्कुराती उन सबको बनावटी मुस्कुराहट पास करती दांत पीसते हुए बोली थी, जिस पर सारी लड़कियां उसकी बात मानकर खूबसूरत मंजर देखती करीब की टेबल पर टिक गई थीं। अभी वो उनके साथ बैठने ही वाली थी कि तभी पीछे से तनु की आवाज़ पर वो बौखलाकर उसकी तरफ देखने लगी। सुहाना, ये मेरी कुर्सी है। वो जो उन सबसे बेगाना होकर आसपास देख रही थी, एक आखिरी कुर्सी पर उसे बैठने देख पहुंची कि उसके नीचे से कुर्सी खींच गई, जबकि इस हरकत के बाद वो न खड़ी रह सकी न बैठ सकी, बल्कि पूरी तरह अपना बैलेंस खोती ज़मीन पर गिर पड़ी। उन्हें इतनी शानदार जगह पर इस तरह की हरकतें करते देख वो मुश्किल से अपना गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी, जबकि वो गिरने पर वो शर्म के मारे लाल भी हुई थी और शर्मिंदा निगाहों से आसपास देखने लगी। जहां सब लोग उसे देखते उसके उठने का इशारा कर रहे थे तो कोई हंसता हुआ बी वेयर यू कह रहा था। मारे गुस्से के उसका बुरा हाल हो गया था। तेरी बहन की आंख। वो एक ही कोशिश में उठती हुई तनु के हाथ से कुर्सी खींचती और उस पर जा बैठी, जबकि तनु अब अपना सा मुंह लिए खड़ी थी। वेटर एक दूसरी चेयर उनके पास लाया तो कहने लगी, नहीं चाहिए, इसे वापस ले जाएं, इसने खड़े होकर खाना खाना है। वो कहती हुई तनु को आग उगलती निगाहों से देखने लगी, जो उसकी बात पर आंखें फाड़े उसे देख रही थी। लेकिन मैम, वेटर कुछ कहना चाहता था कि वो अपनी नागिन जैसी आंखें उस पर टिका गई। कहा ना कि नहीं चाहिए, और प्लीज़ मेन्यू कार्ड दीजिए, हम लेट हो रहे हैं।
वो उसे रौब से मना करती आखिर में बड़े ही एटीट्यूड से बोली थी। इम्प्रेस करने के लिए उसने अपनी कलाई सामने करते टाइम देखना चाहा, मगर अपनी 250 की काले रंग की स्टूडेंट वॉच देखते ही वो बुरी तरह शर्मिंदा होकर अपना हाथ नीचे कर गई, जिस पर उन सबके कह कहे तेज हो गए थे। उनके इतने ऊंचे कहकहों को सुनते बाकी सब लोग भी उन्हें मुड़ मुड़ कर देखने लगे, जबकि एक टेबल पर बैठा मन चला उन्हें घूर रहा था। वो अपनी पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डेट पर आया था और अब तीसरी बार किस करने के मूड में लग रहा था, मगर उनकी डिस्टर्बेंस उसे बार बार रोक रही थी। वो आदमी शायद बेहद तलबगार था, तभी उन्हें काट खाने वाली नज़रों से देखने लगा। उसे यूं अपनी तरफ देखता पाकर उसने उन सबको इशारा करके अपने करीब आने को कहा, जबकि तनु वेटर को मुस्कुरा कर देखती उसके हाथों से चेयर लेकर बैठ चुकी थी। शायद वो कोई नया वेटर था जो अपने काम में प्रोफेशनल नहीं था, तभी सब छोड़कर तनु के मुस्कुराने पर शर्माने में बिजी था। भाई जाओ यहाँ से, क्या खड़े बातें सुन रहे हो? उसे वहीं शर्माते लजाते देख अर्पिता ने बदतमीजी से कहा, जब उसके अंदाज पर वो एक बार फिर से शर्मिंदा हुई थी। वो बेहद पछता रही थी इन सबको यहाँ पर लाकर। अर्पिता की बात पर वो बड़बड़ाता हुआ सर हिलाता वहाँ से चला गया। मेरी बात सुनो, कुछ खाओ या ना खाओ, लेकिन इस कपल को आपस में किस नहीं करने देना। देखा नहीं कैसे घूर घूर कर देख रहा था। वेटर को जाते देख वो फौरन आगे होते हुए सरगोशी में कहने लगी, जिस पर वो सब लोग हैरान नज़रों से उन्हें देखने लगे, जिनके होंठ बस मिलने ही वाले थे। जब वो बेहद ऊंचा कहकहा लगाकर बाकी सबको भी इशारा कर गई, जिस पर वो सब लोग भी चीखते हुए गला फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। अचानक से उनकी इतनी तेज आवाज़ एक बार फिर से सबको डरा गई थी, जबकि वो आदमी अब गुस्से से उठकर अपनी बीवी का हाथ थामे वहाँ से निकल गया था। जाने से पहले कहर बरसाती नज़र उसने उन सब लड़कियों पर डाली थी जो अब मासूमियत का लबादा ओढ़े उसे आंखें झपकाते देख रही थीं। मैम, आपका ऑर्डर। इससे पहले वो कुछ कहती एक दूसरा वेटर उनकी तरफ आया था। शायद वो भी उनके इतने ऊंचे कहकहों से तंग आ चुका था और जल्दी से फ्री करने का सोचते हुए उनसे पूछने लगा, जिस पर वो सब एक दूसरे को देखने लगीं। अच्छा, क्या क्या है आपके पास? सवाल तनु की तरफ से आया था, जिस पर सुहाना अपना सर पीट कर रह गई थी। जी एक्सक्यूज़ मी। वो शायद उसकी बात समझा नहीं था, तभी नासमझी के हाव भाव से पूछने लगा, सॉरी गिव मी 10 मिनट प्लीज़। वो माफ़ी मांगने वाले अंदाज में बोलते हुए उससे थोड़ा सा टाइम मांगने लगी, जिस पर वो सर हिला गया। ओके कहता हुआ दूसरी टेबल की तरफ बढ़ गया, जब तनु की हसरत में डूबी आवाज़ उसके कानों से टकराई। इसकी बीवी कितनी लकी होगी यार, एक तो हैंडसम है, ऊपर से मैम मैम करता है। वो उसकी तरफ देखते अंगड़ाई लेने वाले अंदाज में बोली थी। जब पब्लिक प्लेस में उसकी ये हरकत देखी तो सुहाना ने उसे घूर कर देखा था। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम गली के कोने वाले मूर्ति अंकल के समोसे खा लेंगे। प्रिया को तो यही फिक्र हो रही थी और इसी फिक्र में वो चुपचाप बैठी थी। पता नहीं यहाँ का खाना खाने लायक भी होगा या नहीं। उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जबकि लोगों के आगे रखी डिशेज देखकर वो ख़राब होते दिल को मुश्किल से रोके बैठी थी। ये सब उसके खाने लायक नहीं था। मेरा भी यही मशवरा है। अब की बार अर्पिता की तरफ से आवाज़ आई थी, जबकि सुहाना का दिल चाह रहा था अपने आगे रखे कांटे उन सबके गले में घुसा दे जहाँ से उनकी आवाज़ें निकल रही थीं। मैम ऑर्डर फिर से उनके करीब आया था, जिसे देखते ही सुहाना बिना सोचे समझे एक लाइन में कई ऑर्डर कर गई, जबकि बाकी सब मुंह खोले रह गईं। दिमाग सही है तुम्हारा, आखिर मंगवा क्या रही हो? तनु ने उसकी तरफ देखते हैरत से बोला, जिस पर वो नजरें घुमाते हुए बोली, अरे यहाँ सब अच्छा ही मिलेगा, देख नहीं रहे कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। वो उनकी अकल पर मातम करने के अंदाज में बोली, जिस पर सब समझने वाले अंदाज में सर हिला गईं। कुछ देर के बाद ही उनका ऑर्डर आया था और उनकी टेबल पर सजा दिया गया, जबकि बाकी सब हैरत से फटी फटी आंखों से उन खानों को देख रही थीं। वो कहीं से भी उनके खाने लायक नहीं लग रहा था, जबकि प्रिया तो अब सचमुच रोने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये क्या है? वो सदमे भरे अंदाज में बोलते हुए अपने माथे पर हाथ मार गई। वर्दा हेल यार, सुहाना ने भी वो खाना देखा तो मुंह बिगाड़ा था, जबकि तनु हर चीज़ उठा कर चेक कर रही थी, जो कहीं से भी इंसानों के खाने लायक नहीं थी। कहा भी था मूर्ति अंकल के समोसे खा लेंगे, प्रिया ने सदमे से भरे अंदाज में कहा, जबकि बाकी सबका हाल भी कुछ ऐसा ही था। कुछ देर उन खानों को देखने के बाद वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए वहाँ से निकलने का इशारा करने लगी। सुहाना ने बिल के लिए वेटर को बुलाया,
बिल का सुनते ही उसकी हैरत के मारे बुरी हालत हो गई थी। काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ निकल नहीं सकी थी। ये खाना 20,000 का? वो मुंह खोले उस बेचारे वेटर की तरफ देख रही थी, जो खुद भी उनकी शक्ल देखकर बुरी तरह परेशान हो चुका था। ये खाना 20,000 का है? प्रिया एक एक प्लेट उठाकर उसके सामने रखते हुए बोली, जिस पर वो बेचारा धीरे से सर हिला गया। सुहाना का मारे फिक्र के बुरा हाल था और कुछ देर उन खानों को गंदी निगाहों से देखते हुए वो सब लोग बिल देकर वहां से निकल चुकी थीं। सुहाना के कदम बेहद भारी हो रहे थे। वो अपना सारा पैसा लुटा चुकी थी, मगर फिर भी पेट खाली था। अब तुम मूर्ति अंकल के समोसे खिलाओगी? जाते हुए वो तनु को उंगली उठाकर वार्न करने लगी, जो उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी का सोचते हुए फौरन सर हिला गई। जब वो उन पर 20,000 लगा सकती थी तो क्या वो उन्हें 200 के समोसे नहीं खिला सकती थी? जबकि वो उसे कहकर दोबारा अपने सदमे में डूब चुकी थी। किधर गई थी तुम लोग? उन सब ने अभी घर में कदम ही रखा था जब उसकी आवाज़ उनके कानों में टकराई थी। अचानक ही सबके दिलों ने धड़कने से इनकार कर दिया था। जबकि सुहाना थूक निगलती, उसकी नज़रों से ताकत जुटाती, गर्दन अकड़ाकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी, जबकि दिल लगातार जोरों से कांप रहा था। मैं लेकर गई थी इन्हें। उसके शब्दों में थोड़ा सा गुरूर था, या वो मजबूत दिखने के लिए मगरूर हो रही थी। किसकी इजाज़त से? वो पहचान नहीं सका। काफ़ी मुश्किल से खुद पर बर्दाश्त कर रहा था। जब मैंने देखा तुम अभी तक कॉलेज से नहीं आई हो तो मैं अंकल जी से पूछने आया था। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। जबकि उसकी बात पर सुहाना ने उसे गुस्से से घूरा था। पुलिस वाले हो तुम तो अपने पुलिस स्टेशन के, मुझ पर ये रौब मत जमाओ। वो उसकी बिना वजह की पूछताछ से तंग आ गई थी। तभी सारे संस्कार ताक पर रखती चिढ़कर बोली थी। उसकी बात पर वो कुछ पल के लिए उसे देखने लगा, फिर बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ उतरता बाहर की तरफ बढ़ गया। उसे यूँ नाराज होकर जाते देख वो गहरा सांस लेकर रह गई। तुम सब कमीनियों की वजह से नाराज कर दिया मैंने उसे। वो जानती थी इसी तरह खामोश होगा, तभी वो ऐसा व्यवहार कर गई थी, लेकिन दिल में उसके लिए बुरा भी लगा था। हाँ तो किसने कहा था कि बोलो उनके सामने इस अंदाज में? उसके जाने के बाद कोमल अपने असली रूप में लौट आई थी, एकदम तरोताज़ा अंदाज में बोली, जबकि सुहाना उसके रंग ढंग देखकर हैरान हुई थी। वो उसे ऐसी नज़रों से देखने लगी जैसे कह रही हो, अरे वाह, चींटी के भी पर निकल आए। जबकि उसकी बातें खुद पर महसूस करते वो गड़बड़ाती यहाँ वहाँ देखने लगी। डरपोक बिल्ली, तब फूटना था ना मुँह से उसके सामने? तब क्यों मुझे भिखारियों की तरह देख रही थी? वो उसे जहर वाले शब्दों में कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। अजीब है ये इंसान भी, आखिर चाहता क्या है? इसे अपने घर में चैन नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाए हमारे घर में दंदनाता चला आता है। उसने एक नज़र खुली खिड़की से बाहर वाले घर पर डाली थी, जहाँ से आर्यन का घर साफ नज़र आता था। एक घर छोड़कर ही तो आर्यन का घर था। उसकी दोस्ती भी सुहाना के भाई विजय से बहुत गहरी थी और इसी दोस्ती के बल पर वो जब चाहता इस घर में दंदनाता चला आता था। पूरा घर उसे सर आँखों पर बिठाकर रखता था, उस पर आंखें बंद करके विश्वास करता। कभी रोक टोक नहीं की थी। हालांकि इस घर में 4 जवान लड़कियां मौजूद थीं, फिर भी कोई रोक टोक नहीं थी। वो अपना दुपट्टा उतार कर फेंकती आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गौर से देखने लगी। सुर्खों सफ़ेद रंगत, लंबा कद, हल्की सुरमई आँखें, गुलाबी होंठ, तीखी नाक और उस नाक पर पहना एक छोटा सा लौंग का मोती, जबकि सुनहरी रंगत के कमर तक आते लंबे बाल। कोई शक नहीं था वो खूबसूरत थी, मगर उसका हुस्न उसे तब हसीन लगता जब उसको सराहने वाला उसे राजी रहता। वो उसे नाराज करके अब खुद भी बेचैन हो रही थी। उसे मनाने जाना भी चाहती थी, मगर वो नहीं गई। खुद ही बुलाएगा कल, इतना एटीट्यूड क्यों दिखाता है मुझे? वो सर हिलाकर सोचती, मुँह बिसूर कर रह गई। कुछ देर तक खुद को देखने के बाद वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बेहद ज़ोर से बंद किया था, जैसे अपना सारा गुस्सा उसी दरवाजे पर निकालना चाह रही हो। शर्मा हाउस में 2 फैमिली रहती थीं। दोनों भाई आपस में मिलकर रहते थे और दोनों के बच्चे भी शर्मा हाउस में एक साथ मिलकर रहते थे। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था। बड़े भाई नंद किशोर जी के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी सुहाना शर्मा, उससे 2 साल छोटा बेटा विजय शर्मा और उससे छोटी प्रिया शर्मा। नंद किशोर जी छोटे भाई रघुवीर जी की 2 बेटियां अर्पिता और पायल। चारों लड़कियों में दोस्ती भी बहुत गहरी थी। जहाँ भी पाई जाती एक साथ पाई जाती थीं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। हालांकि
नंदकिशोर जी और रघुवीर जी मिलकर एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे, लेकिन बिजनेस इतना तेजी से नहीं चल रहा था, बस गुजारा हो रहा था। ये बिजनेस 3 दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था, नंदकिशोर, रघुवीर और इन दोनों के दोस्त प्रीतम मुखर्जी ने। तीनों की बराबर की हिस्सेदारी थी। बिजनेस अभी चल भी नहीं पाया था कि एक रोड एक्सीडेंट में प्रीतम मुखर्जी का देहांत हो गया। उस वक्त प्रीतम मुखर्जी का बेटा आर्यन मुखर्जी सिर्फ 8 साल का था। तब से नंदकिशोर जी और रघुवीर जी हर महीने बिजनेस से जितना भी मुनाफा होता था उसका 33% प्रीतम मुखर्जी की पत्नी वंदना जी के अकाउंट में डाल देते थे, जिससे वो अपने बेटे का भरण पोषण कर रही थीं। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, बस एक घर छोड़कर ही वंदना जी अपने बेटे आर्यन मुखर्जी के साथ रहती थीं। आर्यन और विजय में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और रिश्ता था जो उसे शर्मा हाउस तक खींच कर लाता था। वाह भाई, यहाँ तो बड़ी खुशबू आ रही है। वो जो अभी अभी सोकर उठी थी, किचन से आती आवाज़ों पर किचन की तरफ बढ़ गई थी। जब बेहद मज़ेदार और दिल में उतर जाने वाली खुशबू ने उसका स्वागत किया था, उसकी भूख और भी ज़्यादा जाग गई थी। ये सब किस लिए भाई? वो अंदर आती टेबल के साथ कमर टिकाती फ्रूट बास्केट से सेब पकड़कर दांतों से काटते हुए पूछने लगी, जिस पर वहाँ बैठी प्रिया की जुबान में खुजली हुई थी। आपको देखने वाले आ रहे हैं, वो एकदम गर्मजोशी से उसे बता रही थी, जब उसकी बात पर सेब का टुकड़ा उसके गले में फंसा था। क्या? वो हैरत से उससे पूछने लगी, जिस पर वो सिर हिला गई। इससे पहले वो कोई जवाब देती, किचन में आते विजय ने बातों में हिस्सा लिया था। ये इस चुहिया जैसी शक्ल को देखने कौन आ रहा है? उसके अंदाज में उत्सुकता थी, जबकि दिल जलाने वाला ये अंदाज सुहाना को जलाकर राख कर चुका था। जस्ट शट अप, अपने कॉलेज की सबसे हसीन लड़की हूँ मैं। वो उसकी बात की अहमियत को कम करने के लिए अपनी शर्ट का फर्जी कॉलर अकड़ाते हुए बोली थी। अंदाज में घमंड उतर आया था। पायल, तुमने बताया नहीं तुम्हारा कॉलेज अंधों का है? वो उसके हाथ से सेब लेता चूल्हे पर रखी बिरयानी को हिलाता पायल को देखकर बोला था, जिसका कहकहा और भी ऊंचा था, जबकि बाकी सब लोग भी उसकी इस बात पर छत फाड़ कहकहा लगाने लगे। भगवान ने चाहा बेटा तो कुंवारे ही मरोगे। वो मुंह पर हाथ फेरती एकदम चिढ़कर बोली थी। ये लड़का उसे कभी चैन से जीने नहीं देता था, जबकि वो उसके हाव भाव देखकर दिल पर ठंडी फुहार महसूस कर रहा था। उसके दोस्त को रात से हट कर रही थी ये लड़की, अब जाकर उसे भी सुकून आया था, जबकि वो उसकी सोच से बिल्कुल अनजान उसे चील जैसी निगाहों से देखती उससे बदला लेने का सोचने लगी, जबकि वो भी उसके ख्यालों से अनजान दिल में अपना बदला लेने पर खुश हो रहा था। नाश्ता मिलेगा? कुछ पल उसे आंखें छोटी की देखने के बाद वो वहाँ मौजूद औरतों को देखकर रह गई, जब वो फिर से अपनी टांग बीच में अड़ा गया। रात एक कौवा मरा था हमारी छत पर, ला दूं क्या? वो उसकी तरफ देखते आंखें पटपटाकर मासूमियत से पूछने लगा, जो उसकी बात पर हैरत से पूरी आंखें बड़ी करके देखने लगी। पहले कम डरावनी हो, जो अपनी गाड़ी के टायर जितनी आंखों को और भी खोल रही हो। वो उसके यूं हैरत से आंखें खोलने पर चोट कर गया, जब उसकी बातों से परेशान होती चीख कर वो पैर पटकती वहाँ से चली गई। जब वो पीछे से बोला था, अच्छा है नहीं खा रही, वरना मरा हुआ कौवा भी तड़प पड़ता कि किस कदर बदबूदार मुंह की खुराक बन रहा हूँ। उसे चुप कराकर मैदान छोड़कर जाते देख वो उसे फिर से छेड़ गया, जबकि उसका मूड रात से बिगड़ा हुआ था, अब और बिगड़ गया। मेरे मुंह मत लगो विजय, वो बिना मुड़े गुस्से से चीखती अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जब संजना जी उसे रोक गई, क्यों तंग करते हो उसे, बड़ी है तुमसे। वो उसे प्यार से डपटने लगी। जब वो उन्हें खड़ा होता अपनी हाथ दिखाने लगा, मुझ जैसे बुर्ज खलीफा के सामने वो मुमताज का ताजमहल भी नहीं है। वो उन्हें अपनी और उसकी हाइट का डिफरेंस बताने लगा। जब वो हंस पड़ी, लेकिन उम्र में तो तुमसे बड़ी है ना। वो उसे उम्र का जताने लगी, जिस पर वो नाक सिकोड़ कर रह गया। बस 2 साल, उसने जताना चाहा। जब वो हंसती हुई खड़ी हो गई, जबकि बाकी सब उनकी बातों से मज़ा उठाने के साथ साथ खूब ज़्यादा हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इस बात को लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अगर सुहाना ने उसे बुलाने में पहल नहीं की थी तो उसने भी नहीं की थी, जबकि सुहाना तो उसके एटीट्यूड पर हैरान थी, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अभी अभी सोकर उठी थी जब उसे नीचे से गहरी आवाज़ें आना शुरू हुईं। वो हैरान थी कि इस टाइम कौन आ गया। सुबह के 11 बज रहे थे। इस वक्त तो सब अपने अपने कामों में बिजी होते थे, फिर नीचे आखिर इतना ऊंचा ऊंचा कौन बोल रहा था। वो हैरत से सोचती चप्पल पैरों में डालती आगे बढ़ी थी।
जहां उसे ड्राइंग रूम में कई अजनबी चेहरे देखने को मिले। गुस्से में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सब उसे यूं आंखें फाड़ कर देखने लगे जैसे वो दुनिया का कोई 8वां अजूबा हो। आर्यन भी वहीं पर मौजूद था। वो एक झटके से उसके करीब आया था। यहाँ क्या करी हो तुम? वो बिना चेंज किए, बिना अपनी हालत ठीक किए नीचे आ गई थी। उसके दिमाग में बिल्कुल ठीक नहीं था कि नीचे मेहमान है। तभी वो अपनी हालत पर नज़र डाले बगैर आ गई थी जब आर्यन की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी और वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। वो उसे बाजू से थामता हुआ वहाँ से निकला, जबकि बहुत सी नज़रों ने उसका दूर तक पीछा किया था। क्या लेने आई थी नीचे? वो उसको एक कमरे में लाता, दीवार के साथ पिन करता, उसके आसपास अपने दोनों बाजू बेहद गुस्से से टिकाकर गुर्रा रहा था। जब वो उसकी बात पर अपनी नज़रें उठाकर उसे देखने लगी, शब्द नहीं थे मगर आंखों से फूटती मोहब्बत पर वो कुछ पल के लिए ठहर गया था। मगर जल्दी ही वो वापस अपने खोल में सिमटता फिर से अपना सवाल दोहरा गया, नीचे क्या करने आई थी तुम सुहाना? अब की बार एक एक शब्द चबाकर बोला था, जबकि सामने वाले को उसका अंदाज काफ़ी हर्ट कर रहा था। मैं पहले कभी नीचे नहीं आई क्या? ये कैसा सवाल कर रहे हो? क्या पहली बार मुझे नीचे आते देखा है? वो बिना उसकी बात का मतलब समझे अपनी कहने लगी, जबकि दिल में वो उससे नाराज़ हो चुकी थी, ये जाने बगैर कि वो तो उससे भी ज़्यादा नाराज़ है। जानती हो वो मेहमान कौन है? वो उसकी कम अकली पर अफसोस ही कर सका। तभी उसके बाजू को अपनी पकड़ में लेता, उसे झटके से अपने करीब करता पूछने लगा, जो यूं खींचने पर हैरत से उसकी तरफ नज़र उठा गई थी। कौन है? आखिर कौन लोग हैं वो? वो सच में नहीं जानती थी, लेकिन जानना चाहती थी। इतनी अच्छी अच्छी आंटी उसके घर में क्या कर रही थी? उसे काफ़ी उत्सुकता थी, जबकि वो सिर्फ उसे देख कर रह गया, जिसकी आंखों में बेहद दिलचस्पी थी। वो उसे एक झटके से पीछे करता खुद से दूर कर गया। उसके इस रिएक्शन ने सुहाना को और भी नाराज कर दिया। आपका रिश्ता लेकर आई हैं मैडम? वो तंज भरी नज़रों से उसका हसीन चेहरा अपनी आंखों में भरते हुए बोला था, जबकि ये शब्द बोलते वक्त कई खंजर उसके दिल पर चले थे। व्हाट? वो सिर्फ यही कह सकी, मगर हैरत के मारे उसका बुरा हाल था, जबकि थोड़ी ही देर में यही हैरत गुस्से में बदल गई थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ने लगी जब उसका हाथ थाम लिया। क्या कर रही हो? उसका गुस्सा देखकर वो हैरान हुआ था। उसे तो लगा कि उसे पता होगा। तो क्या घर वालों ने किसी को नहीं बताया था? वो सिर्फ सोच कर रह गया, जबकि वो उसके काबू में नहीं आ रही थी। छोड़ो मुझे आर्यन। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता लाने की? वो पागलों की तरह खुद को छुड़वा रही थी, जबकि वो उसकी कमर के आसपास बाजू बांधे उसे काबू करने लगा। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है? कुंवारी लड़कियों के लिए रिश्ते तो आते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जोर से उसे अपने बाजू में भरकर अपने बेहद करीब कर चुका था और धीरे से उसके कान में सरगोशी कर गया, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगी थी। लेकिन मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरे लिए तुम हो तो सही। वो उसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ती सिसकते हुए बोली थी। जब वो हल्का सा मुस्कुराता उसके माथे से माथा टिकाकर बोला, मैं तुम्हारे लिए हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हें मेरा ही नसीब बनना है, लेकिन ये बात हम दोनों जानते हैं, ना कि हमारे बड़े। वो उसके गाल पर हाथ रखकर उन्हें सहलाता हुआ उसे समझाने लगा। जब वो उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगी, तो तुम बात करो ना इन लोगों से। वो उसके सीने पर हल्के से मुक्का टिकाते हुए बोली थी, जब वो उसके माथे को हल्का सा होठों से छूते हुए पीछे हो गया। तुम इनकार करोगी इस रिश्ते से, और मैं आज ही अंकल से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके बालों को एक हाथ से सहलाता उसे तसल्ली देने लगा, जबकि दिल थोड़ा सा डरा हुआ था। रिश्ता अच्छा था और यही सोच उसे डराए हुए थी कि अगर अंकल ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया तो। वो यही सोच रहा था जब उसकी घुटी घुटी आवाज़ उसे सुनाई दी, नाराज़ थे तुम मुझसे? वो आई ही थी उसके पास तो लगे हाथों ये सवाल भी कर लिया था। जब वो उसे देख कर रह गया, आ गया तुम्हें याद पूछने का? उसने नाराज़गी भरी आंखों से उसे घूरते हुए शिकवा किया, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम्हें तो फिर भी याद नहीं आया? वो सारा कसूर उस पर डालने लगी। जब वो गहरी सांस भर गया, वो ऐसे ही करती थी। 2 दिन नाराज़ होने के बाद सारा कसूर उसी पर डाल देती और फिर उसे खुद ही सुहाना को मनाना पड़ता था। मगर मजाल है जो उसने कभी उसे खुद से मनाया हो। तुम जानती हो बाहर के हालात, 100 दुश्मन है मेरे, और तुम लोग घर से बाहर निकलती चली गई थी मेरी जान सूली पर अटकाकर।
और ऊपर से तुम लोगों के मोबाइल भी स्विच ऑफ थे। मेरा गुस्सा गुस्सा नहीं था, वो परेशानी थी, झुंझलाहट थी। वो उसे प्यार से समझाने लगा जबकि उसकी सुई वहीं पर अटकी थी। हाँ तो कल भी तो तुम मुझसे यूं ही बात कर सकते थे ना। इतना जोर से बोला तुमने कि मैं डर गई थी। वो अभी भी नाराजगी दिखा रही थी। जब वो गर्दन पीछे को फेंक कर गहरी सांस लेकर रह गया। देखा देखा, गहरी सांसें ऐसे भर रही हो जैसे मैंने बहुत सताया हो तुम्हें। वो एक और शिकवा तैयार कर बैठी थी जब वो नाम में सर हिला गया। अरे नहीं मेरी जान, मैं तो बस ऐसे ही। वो उसे कुछ कहना चाहता था मगर वो समझ नहीं पा रहा था क्या कहे, जबकि वो दोबारा नाराज हो चुकी थी। उसकी नाराजगी उसे भारी पड़ती थी। आइंदा से नाराज नहीं होऊंगा, हमेशा की तरह ये बात उसके दिल में आती, जबकि वो उसे खुद मनाने में अब बिजी हो चुका था, जो कि उसे काफ़ी मुश्किल लग रहा था क्योंकि सुहाना के चेहरे के हाव भाव काफ़ी बिगड़ चुके थे। ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? वो उसकी बात पर हैरत से उसे देखने लगी। सही कह रहा हूँ मम्मा, मुझे सुहाना से शादी करनी है। अंकल से जाकर बात करें ना। वो उनको जैसे अपना फैसला सुना रहा था। जब वो बेटे को देखते देखते ठहर सी गई। अगर तुम्हें उससे शादी करनी थी तो तुम मुझे पहले बता देते। आज आए हुए मेहमानों को भाई साहब हाँ कह चुके हैं। उन्होंने उसके सर पर जैसे बम गिरा दिया। वो नजरें उठाकर उन्हें बेयकीनी से देखने लगा। लेकिन अंकल इतनी जल्दी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हैरान था। इतनी जल्दी सब हो जाएगा उससे अंदाजा नहीं था। क्या मतलब कैसे कर सकते हैं? बेटी का रिश्ता, वो भी इतना अच्छा, तो भला कौन ठुकराता है? वो उसे अक्ल के नाखून दिलाने लगी जबकि वो ना में सर हिला गया। आप प्लीज़ मम्मा, एक बार, सिर्फ एक बार जाकर अंकल से बात करें। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो विनती भरे शब्दों में बोला था और उनके हाथ थाम लिए जबकि उन्होंने अपनी नजरें चुरा लीं। इन लोगों के मेरे ऊपर वैसे ही बहुत एहसान है। मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहती। अगर ये सब तुम मुझे पहले बताते तो शायद मैं उनसे बात भी कर लेती, मगर रिश्ता जुड़ने के बाद इनकार करके शर्मिंदा होना मुझसे नहीं देखा जाएगा। वो एकदम साफ इनकार कर गई थी, जिस पर वो उन्हें कुछ पल तक देखने लगा। उसके यूँ देखने पर उनका दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। अगर आपने बात नहीं की तो मैं कभी भी इस घर में वापस लौट कर नहीं आऊँगा। अपनी जगह से वो खड़ा हो गया था जबकि वो हैरत से उसकी ओर देखने लगी। लेकिन क्यों? अंदाज में बेयकीनी साफ थी जबकि वो सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। या तो मर जाऊंगा या फिर दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, जहां ये जालिम दुनिया और एहसान तले दबकर न रहना पड़े। वो साफ बोलता चला गया और उनसे चेहरा मोड़ लिया। जब वो उसकी बात पर तड़पती आगे बढ़ी थी। क्या कह रहे हो आर्यन? अंदाजा भी है तुम्हें? मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम ऐसी ही बातें कैसे कर सकते हो? वो उसको बाजू से थामते हुए उसे बुरी तरह झंझोड़ गई थी जबकि आर्यन ने अपनी माँ के हाथ पीछे करके अपने हाथ छुड़ा लिए। बेटे की इतनी फिक्र है तो एक बार, सिर्फ एक बार बात करके देख लें मेरे लिए। मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। वो उन्हें नरम पड़ता देख फिर से बोला था जब वो कुछ पल देखने के बाद सर हाँ में हिलाने लगी। ठीक है, मैं करूँगी बात तुम्हारे लिए। वो उसकी आंखों में तड़प देखकर सर हिला गई थी जबकि वो खुश होता उन्हें अपने गले से लगा गया। यू आर द बेस्ट मॉम। वो उनको खुद में भींचता उनकी गोद में सर रखकर बैठ गया जब वो हल्का सा मुस्कुराई थी और कल के बारे में सोचने लगी। अगर वो न माने तो क्या इज्जत रह जाएगी उनके बेटे की और उनकी। वो आंखें बंद करके सोचने लगी जबकि इसी तरह की सोचें आर्यन के दिमाग में भी चल रही थीं। ये इतनी सजावट क्यों? वो जो विजय से ये बोलने आया था कि उसे पुलिस स्टेशन छोड़ दे, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन फूल और अलग अलग डेकोरेशन का सामान देखते संजना जी से पूछने लगा जबकि बाकी सब अभी तक सोए हुए थे। अरे तुम्हें नहीं पता, सुहाना की मंगनी कर रहे हैं कल, उसी की तैयारियां कर रहे हैं। उसका नाश्ता ट्रे में डालती हुई उसके सामने रख गई। तभी आर्यन की सांस ऐसा लगा जैसे सीने में अटक गई हो। क्या क्या कहा आपने? वो हैरान हुआ था और बेयकीनी के शब्द उसके मुंह से निकले जबकि वो उसके दिल का हाल जाने बिना मंगनी के बारे में बताने लगी। वो तो बस एक ही शब्द पर अटक गया था, मंगनी शब्द पर। क्या हुआ? नाश्ता तो कर लो। वो जो उसे सब कुछ एक्साइटेड होकर बता रही थी उसे गहरी सोच में डूबा देख होश दिलाने लगी। जो बड़बड़ाता और सर हिलाता अपनी जगह से उठा था। नहीं, मम्मा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया होगा तो वहीं घर जाकर कर लूँगा। अरे लेकिन वो तो तुम्हारे उठने से पहले ही हमारे घर आ चुकी हैं और अब पता नहीं तुम्हारे अंकल जी से क्या बात करने गई हैं। मैंने पूछा भी था उनसे। कहने लगी बस भाई साहब से कुछ ज़रूरी बात करनी है। कोई बात हुई है घर में क्या?
जिस पर वो अनजान बनता सिर हिला गया। नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं देखता हूँ उन्हें। इनकार करके वो उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो उसे रोकने लगी, अरे नाश्ता तो कर लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। थैंक यू सो मच आंटी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। लव यू सो मच। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर उनकी तरफ मुड़ा और प्यार से बोला, जबकि उसकी शरारत पर वो हंस पड़ी थी और लंबे लंबे कदमों से वो अपने अंकल के कमरे की ओर बढ़ गया। भाई साहब, वो कह रहा था, अगर बात न की तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। आप जानते हैं ना, मेरा उसके अलावा कोई नहीं है, वही मेरा इकलौता सहारा है। वो बेबस आवाज़ में उनसे विनती कर रही थी, जबकि सामने खड़ा इंसान बिल्कुल खामोश था। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा इकलौता सहारा है और उसका भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम जानती हो कल मंगनी है, ऐसे में मैं उन लोगों को इनकार कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे बस में नहीं है। इज्जत का सवाल है, मैं अपनी ज़ुबान से फिर नहीं सकता। वो वंदना जी को हौसले से समझाने लगे। आप आप नहीं जानते, मैंने उसकी आंखों में बगावत देखी है। वो चला जाएगा, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें और फिर सुहाना मेरे आर्यन के साथ बहुत खुश रहेगी। वो उनसे विनती करते हुए बोली। जब वो उनकी बात पर ठिठक गए, किधर जाएगा वो? कुछ हजार की नौकरी से वो अपने लिए कुछ भी नहीं बना सकता। यहीं रहेगा वो और मेरी बेटी की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा? उसके चंद हजार की नौकरी से, वो तंजिया अंदाज में बोले थे। उनकी बात सुनते ही वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई, नज़रें उठाने के काबिल नहीं थीं। जबकि वो आगे बोले, इतना एहसान किया तुम लोगों पर सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे दोस्त की विधवा हो और वो बच्चा भी हमारे बच्चों जैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे ने मेरी एक बात न मानी, मुझे परायापन महसूस करा ही दिया। कितना कहा था मेरे साथ ऑफिस चलो, तब उसने इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने उसे शोरूम पर भी जाने को कहा कि पूरा शोरूम तुम संभालो, लेकिन उसके लिए भी उसने इनकार कर दिया। सिर्फ ये कुछ हजार की नौकरी अपनाई। क्या वो नहीं जानता, इतने पैसों से घर नहीं चलते? वो उसे शर्मिंदा किए जा रहे थे, जबकि बाहर वो ज़मीन में गड़ता जा रहा था। ये लोग उसके लिए ऐसी सोच रखते हैं, ये वो नहीं जानता था। मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ करूँगा जहाँ वो ऐशो आराम से रहे, जहाँ उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, जहाँ उसे किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाप की तरफ देखना न पड़े। उसका पति इस काबिल हो कि उसे हर चीज़ दिला सके। तुम बताओ, क्या दिला सकता है तुम्हारा बेटा? वो सवालिया अंदाज में वंदना जी की ओर देखने लगे, जो शर्म के मारे चेहरा भी नहीं उठा पा रही थीं, जबकि बाहर खड़े आर्यन की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। वो थके कदमों से वापस पलट गया। दरवाजे से हटते साय को देखकर वो अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा बंद कर गए। क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसा कहूँगा? वो वंदना जी की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराए थे। जब वो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हैं तो बुरी तरह हैरान हो जाती हैं। भाई साहब, वो बुरी तरह हैरान हुई थीं, जबकि वो करीब आकर उनके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जब प्रीतम जिंदा था तब मैंने और प्रीतम ने तय किया था कि मेरी सुहाना आर्यन की अमानत है। बस ये बात अब तक मैंने किसी को बताई नहीं थी। प्रीतम के जाने के बाद भी मैं तुम लोगों का सहारा बना रहा। मैं हमेशा से दोनों को एक साथ सोचता रहा हूँ। आर्यन की नौकरी की वजह से मेरा दिल इसीलिए डरता है क्योंकि दुश्मन कुत्तों की तरह उसकी तलाश में फिरते हैं। वो हमारी बातें सुन रहा था और तभी ये सब मैंने बोला था। मुझे यकीन है कि अब इतना सब कुछ सुनने के बाद उसे अक्ल आ जाएगी और वो ये नौकरी छोड़कर अपने बाप का बिजनेस संभालेगा, जिसे अकेले संभालते संभालते अब मैं थक चुका हूँ। मैं उसे सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था कि नौकरी में वो अपना खर्चा नहीं चला सकता। और वंदना जी फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्हें इतना प्यारा सा परिवार मिला था कि प्रीतम जी के जाने के बाद भी वो कभी अकेली नहीं रहीं। तो फिर ये तैयारी? वो एकदम हैरान होकर पूछने लगी। कल आर्यन और सुहाना की ही मंगनी होगी और इस बात से दोनों ही अनजान हैं। इन शॉर्ट ये सब उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। आने वाले वक्त से अनजान वो अपनी ही धुन में किस्मत को अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे, जबकि किस्मत तो उनकी बातों पर उदासी से मुस्कुरा रही थी और उन्हें हंसते हुए देख रही थी। मुझे नहीं करनी कोई मंगनी, तुम समझ क्यों नहीं रहे? पापा से बात करो ना तुम। वो उसके सीने पर दोनों हाथ टिकाए रो पड़ी थी। जब वो उसकी बात पर होंठ भींच कर रह गया, वो क्या बताता? उसके पापा के मुंह से ही ये सारी बातें सुनकर आ रहा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसे यूँ चुपचाप देखकर वो डर रही थी। बोलने लायक कुछ नहीं बचा। कल मंगनी है तुम्हारी। वो अपने आंसू छुपाने के इरादे से मुंह मोड़ गया, जबकि वो उसका रुख अपनी तरफ करके उसके गालों पर हाथ टिका गई। मुझसे छुपाओगे अब तुम ये आंसू?
वो उसके गालों पर हाथ रखते बोली, जब 2 आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरे थे। उसके आंसू देखकर वो खुद भी रो पड़ी थी और उसके आंसू साफ करने लगी। पुलिस वाले होकर रो रहे हो, शर्म करो। वो उसका मूड सही करने के लिए नॉर्मल होते अंदाज में बोली थी, जबकि दिल अंदर से खुद खून के आंसू रो रहा था। नहीं, ये तो बस यूं ही। वो फौरन अपने आंसू साफ कर गया, जिस पर वो उसके सीने पर मुक्का जड़ गई। क्या हो जाता अगर कह देते कि तुम्हारी मोहब्बत में रो रहा हूँ। वो उसके कंधे पर एक और मुक्का रखते हुए वहीं पर अपना सर टिका गई। जब वो उस परी चेहरे को देखने लगा और किसी सोच में गुम हो गया। सारी उम्र तुम्हारी मोहब्बत में रोने ही तो जा रहा हूँ, वो उसकी हसरत भरी नज़रों से देखते हुए अपने मन में बोला था। जब अचानक सुहाना ने सर उठाया, क्या सोच रहे हो? वो उसको यूं गहरी सोच में डूबे देखकर सवाल कर गई, जिस पर वो अपना सर नामे हिलाने लगा। कुछ नहीं। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल सा था। पापा से बात करो ना। वो दोबारा से उसके करीब होते हुए उससे विनती करने लगी। अगर वो ना करता तो वो खुद ये बात करने का इरादा रखती थी, मगर आर्यन की बात सुनते ही उसने खुशी से चीखते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। ओके, अभी तुम जाओ, मैं चेंज करके उनसे बात करने जाता हूँ। सुबह तुम्हारे उठने तक एक सरप्राइज तैयार होगा। वो उसकी नाक से नाक मिलाता कहने लगा, जिस पर वो बच्चों की तरह खुश होती उसके गले का हार बनी थी। वो समझी थी कि वो उन्हें मना लेगा और फिर उसे सुबह उठने पर अपने और उसके रिश्ते का ऐलान करके सरप्राइज कर देगा, जबकि किस्मत उस मासूम की सोच पर कह कहे लगा रही थी। एक जख्मी से कह कहा, जबकि उसकी खुशी देखते वो बेहद शर्मिंदा हुआ था, मगर वो चाह कर भी उसे हकीकत बता ना पाया। वो ये नहीं कर सकता। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो ये सब नहीं कर सकता। पूरी शर्मा हाउस में कोहराम मचा हुआ था। जिस घर में कल से जोर शोर से रौनकें लगी थीं, वहीं आज मातम का समा था, जबकि वो पागलों की तरह जमीन पर बैठकर रोती अपने बाल नोच रही थी। बाकी सब उसकी हालत देखकर खुद भी रो रहे थे। वो किसी को अपने करीब नहीं आने दे रही थी, जबकि उनका दिल उसकी हालत पर कट रहा था। उसने मुझे बोला था कल रात को कि वो मुझे सरप्राइज देगा, मगर अगर मुझे पता होता ये सरप्राइज था तो मैं उसके पास से कभी ना आती। वो अपने बालों को दोनों हाथों से जकड़ती बुरी तरह चीख रही थी। बस करो सुहाना, सब तुम्हारी हालत को देखकर परेशान हो रहे हैं। उसको यूं पागलों की तरह रोते देख अर्पिता ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, जब वो खुद को पीछे की तरफ घसीटते उसकी पहुंच से दूर हुई थी। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम सब भी छोड़कर चले जाओ। वो फूट फूट कर रोती और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी, जबकि बाकी सब उसका हाल देखते रो रहे थे। वंदना जी का अपना बुरा हाल था। वो इसी दिन से डरती थीं और इसीलिए सिर्फ अपने बेटे की खातिर वो नंद किशोर जी के पास गई थीं, मगर फिर भी वो ये सब कुछ कर गया था। वो पत्थर बनी बैठी थी। जब सुहाना की नज़र उन पर पड़ी, वो उनके करीब आती, उनके पैरों में बैठती, उनके हाथ थाम गई। वो आपको भी छोड़ गया ना आंटी? वो उनके खाली हाथों को खोल कर देखती बेयकीनी से बोली, जब वो चुपचाप सुहाना के चेहरे की ओर देखने लगी। अब आपका सहारा कौन बनेगा? आप यही सोच रही हैं ना? वो आंसुओं के साथ उनको देखने लगी। मैं बनूंगी आपका सहारा। आर्यन ने खुद को मेरी नज़रों में गिराया है, लेकिन मैं उठूंगी। अब मैं आपका सहारा बनकर उसे दिखाऊंगी कि वो एक कमज़ोर इंसान था, लेकिन मैं नहीं। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली थी, जब बाकी सब उसकी हालत और उसकी बातों पर बुरी तरह रोने लगे थे। बताएं, बनाएंगी ना मुझे अपना सहारा? वो उनके घुटनों पर सर रखती फिर से रो पड़ी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू उसके बस में नहीं थे, और अब तो वंदना जी ने भी रोना शुरू कर दिया था, जबकि वो सबकी हालत से बहुत दूर अनजान हवा में परवाज करता किसी और जगह पर पनाह ले चुका था। 4 साल बाद। मम्मी जी, आपने खाना खा लिया? वो अभी अभी ऑफिस से आई थी। उसका रूटीन था, वो ऑफिस जाने से पहले उन्हें खाना खिला कर जाती थी, और दोपहर में उसने अर्पिता की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो उन्हें खाना खिलाए। और ऑफिस से आते ही उसका सबसे पहले सवाल यही होता कि मम्मी जी, आपने खाना खाया या नहीं? उसकी फिक्र पर वो बुझे दिल से मुस्कुराती सर हिला गई। इन 4 सालों में वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। बेटे की जुदाई ने उन्हें अंदर से मार दिया था, जबकि सुहाना ने वाकई उनका सहारा बनकर दिखाया था। प्रीतम जी के जितने भी शेयर्स थे उसने उन्हें अपने पापा की कंपनी से अलग कर लिया था। हालांकि नंद किशोर जी ने समझाया था कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो बेटा, लेकिन वो नहीं मानी, और प्रीतम जी के कुछ शेयर्स लेकर ही उसने उन्हीं के बलबूते पर एक बिजनेस खड़ा किया था, और अब वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेस वुमेन थी। सच कहते हैं, औरत की कामयाबी के पीछे मर्द की बेवफाई होती है, या फिर कोई गहरी ठोकर।
और सुहाना को इस बात पर यकीन आ चुका था। इन 4 सालों में कुछ भी नहीं बदला था। वो जालिम आज भी वैसे ही पूरी शान के साथ उसके दिल में विराजमान था। लगातार 1 साल तक वो सब लोग उसे ढूंढते रहे थे, मगर वो कहीं नहीं मिला था। न जाने वो जमीन उसे निगल गई थी या आसमान निगल गया था। वो सब तो ये भी नहीं जानते थे वो जिंदा भी है या नहीं। वक्त गुजर गया था, मगर उनके जख्म भरने की बजाय नासूर बन गए थे। हर वक्त शरारत करती, पागलपन करती, हंसी मजाक करती सुहाना अब पत्थर लड़की बन चुकी थी। पहले वाली सुहाना को तो वो अपने साथ ही ले गया था। अगर वो जिंदा भी है तो कभी वापस ना आए, वरना उसका ये रूप देखते सहन नहीं कर पाएगा। जबकि वो हर एहसास से खाली हो चुकी थी। वो अपना ख्याल रखना छोड़ चुकी थी। उसका मकसद अब सिर्फ एक था, और वो था पैसा। और सिर्फ पैसा। बातों बातों में वंदना जी के मुंह से निकल गया था कि उस दिन तुम्हारे पापा की बातें आर्यन ने सुन ली थी, और उसे 1 दिन पहले वो कह भी चुका था कि अगर सुहाना से उसका रिश्ता नहीं हुआ तो वो ये सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। और जब उसकी आस टूट गई तो वो सब कुछ छोड़कर चला गया। यह हकीकत खुलते ही उसने अपने पापा से बात करना छोड़ दिया था। उसे लगता कि उसकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ उनका है, लेकिन उसके साथ साथ वो आर्यन को भी कसूरवार समझती थी। वो कायर निकला था जो डरकर भाग गया था, उसे अकेला छोड़कर। ये सारी चीजें उसे अंदर ही अंदर डसती थीं। 2 साल तक उसने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था। वो वंदना जी के साथ जाकर उनके ही घर में रहने लगी थी। उसका कहना था कि उसके बाप को पैसा चाहिए तो वो कमाएगी, और उसने दिन रात रोबोट की तरह काम करके पैसा कमाया था। और फिर अपनी बेटी के गम से नंद किशोर जी टूट चुके थे। तब एक रात उन्होंने उसकी सारी हकीकत बताई कि ये सब वो सिर्फ इसलिए कह रहे थे ताकि वो अपनी जॉब छोड़कर इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। हालांकि मैं तो खुद ही तुम दोनों का रिश्ता करना चाहता था। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई थी, मगर कुछ देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लग जाती। यही सोचकर उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। शर्मा हाउस को शायद किसी की नज़र लग चुकी थी, या शायद वो किसी की लपेट में आ चुका था। लंदन। ब्लैक जीन्स के साथ खाकी रंग का लॉन्ग कोट पहने लंदन की दिलकश और पुरसुकून सड़कों पर आसपास के मंजर से बेगाना होते हुए वो अपनी ही सोच में गुम चला जा रहा था, जब उसके फ़ोन पर होने वाली बीप ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसे यहाँ आए लगभग 4 साल होने को आए थे। यहाँ का पहला साल उसका बेहद बुरा गुजरा था। वो लोगों के जूते साफ कर करके अपना एक वक्त का खाना खाता था, और फिर धीरे धीरे दिन रात काम करते करते उसने दौलत इकट्ठा की थी, अपना एक नाम बनाया था। 4 सालों में उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो सारी जिंदगी अपने खानदान को घर बिठाकर खिला सकता था। नंद किशोर जी की ख्वाहिश को पूरा करने की खातिर वो अपने दिल को जख्मी कर चुका था। लगातार फ़ोन की घंटी पर होश में आते हुए वो नंबर देखने लगा। कॉल उसके दोस्त तुषार की थी, जिसने उसे बाहर भेजने में मदद की थी। सिर्फ तुषार जानता था कि वो लंदन में है, और उसका कांटेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ तुषार से था। यस, आर्यन मुखर्जी स्पीकिंग। उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी, जबकि दूसरी तरफ कॉल पर विजय ने पूरे 4 साल के बाद उसकी आवाज़ सुनते ही अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। हेलो। दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो दोबारा से हेलो कह गया, जिस पर खा जाने वाले अंदाज में विजय चीखा था, साले कुत्ते चीटर, 4 साल बाद 4 साल बाद तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी धड़कन रुक सी गई। तो क्या उसने उसे ढूंढ लिया था? वो तो समझा था सब अपनी अपनी जिंदगियों में गुम हो चुके होंगे, मगर वो नहीं जानता था कि रिश्ते यूं ही नहीं भूलते। जिनके साथ अच्छा वक्त गुजारा हो वो कभी नहीं भूलते। कौन? वो उसे उलझाने की खातिर अनजान बन गया था, जिस पर विजय का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया, जबकि तुषार उसकी एक्टिंग देखकर अश अश कर उठा था। तूने मुझे नहीं पहचाना, कुत्ते कहीं के? वो अब इस बार गुस्से से और सदमे से चीख पड़ा था। हेलो हेलो तुषार, तुम्हारे फ़ोन से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? न मर्दाना है न जनाना। कहीं तुमने किसी थर्ड जेंडर से शादी तो नहीं कर ली? उसकी बात पर विजय का तो सदमे से बुरा हाल था। तूने सच में मुझे नहीं पहचाना? इस बार विजय के शब्दों में एक टूटी हुई सी हसरत थी। विजय शर्मा, नाक चढ़ाकर बोलते ही उसकी बात पर खुशी से उछलता विजय पागल हो गया। एग्जैक्टली, वो याहू का नारा लगाकर खुशी से बोला था। जब उसकी खुशी देखकर वो मुस्कुराहट दबा गया। कैसे न पहचानता यार, आखिर को मेरे होने वाले बच्चों के मामा जो ठहरे। जबकि इतने आराम से इतनी बड़ी बात करने पर विजय का मुंह हैरत से खुल गया। किस बात की इतनी अकड़ है तुझे बेटा? अपनी बहन की शादी कर चुका हूँ मैं।
विजय ने उसकी गलतफहमी दूर करनी चाही, जिस पर वो भौएं उचका कर रह गया। एक पल के लिए उसका दिल डूबा था, मगर वो खुद पर काबू पा गया। वो जानता था अगर ऐसी कोई बात होती तो तुषार उसे बता देता। तभी वो उसकी चालाकी समझकर सर हिला गया था। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत सारी। वो उसे बधाइयाँ देने लगा, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। ज़्यादा ही हल्का नहीं ले रहा ये हमें? उसकी इतनी लापरवाह बात पर विजय ने तुषार की तरफ देखकर कहा, अच्छा ये बता घर कब आ रहा है? कभी नहीं शायद। उसने अपने होठों को बेरहमी से कुचलते हुए पाँव की नोक जमीन पर मारते हुए हल्की सरगोशी की। सुहाना अपने ऑफिस से किसी का प्रपोजल लाई थी। अगर तुम एक दिन भी रुके तो शायद वो अब की बार वाकई ये काम कर जाए। उसने इस बार संजीदा होकर समझाया, जिस पर वो सर हाँ में हिला गया। वो ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। उसने पूरे यकीन से कहा, जब विजय उसका यकीन देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तू नहीं जानता वो कैसी बन गई है। तेरी कसम वो सच में शादी कर लेगी। जबकि इस बार उसका दिल भी डर से सिकुड़ गया था। चुपचाप उसने कॉल काट दी और अब तुषार और विजय ने मिलकर एक प्लान बनाया था। तुषार ही तो था जिसने विजय को जाकर आर्यन के बारे में बताया था, क्योंकि वो अब और उन लोगों को परेशान नहीं देख सकता था। एक ही तरीका था उसे हिंदुस्तान वापस बुलाने का, और अब वो लोग अपने प्लान की पूरी तैयारी करने लगे थे। आज विजय की कॉल आए पूरे 6 दिन हो चुके थे। उसका दिल रोज धड़कता था, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था। उसे लगता कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब उसके लैपटॉप पर कुछ नोटिफिकेशंस आईं, जिन्हें वो बेध्यानी में खोल गया। मगर जितने सुकून से उसने उन्हें खोला था, उतने सुकून से देख नहीं पाया। वो कुछ पिक्चर्स थीं जो उसे तुषार के नंबर से मिली थीं। उन पिक्चर्स में एक भारी जोड़ा पहने हल्का फुल्का तैयार खड़ी थी वो लड़की, जबकि बाकी सब उसके आसपास बैठे थे। किसी पिक्चर में वो विजय के साथ, तो किसी में अकेले, तो किसी में अपनी माँ के साथ थी। आखिरी पिक्चर में वो अपनी माँ के साथ चिपकी खड़ी थी और अपना हाथ आगे करती उसमें पहनी रिंग दिखा रही थी। उसके होठों पर भरपूर मुस्कुराहट थी। अपनी माँ की हालत देखकर वो तड़प उठा था। 4 साल बाद अपनों का चेहरा देखते उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। तो क्या वाकई वो शादी कर लेगी? वो डूबते दिल से सोचने लगा। वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। तभी फौरन अपने पीए को कॉल लगाकर उसे एक टिकट बुक करने को कहने लगा। मुंबई में बारिश जोर शोर से हो रही थी और हर मंजर को साफ और धो चुकी थी। जब उसकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ती हवाओं से बातें कर रही थी। 4 साल के बाद वो दोबारा इन सड़कों पर, इन गलियों में वापस आया था। शर्मा हाउस के बाहर कदम रखते उसका दिल जोर से धड़का था। अंदर से आती ढोलक की आवाज़ पर उसके दिल में कुछ कुछ हुआ था। तो क्या सच में वो शादी कर रही थी? क्या वो उसे भूल गई थी? कुछ देर वहीं भीगने के बाद वो डोरबेल पर हाथ रख गया। लगातार बरसती बारिश ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था, जबकि अंदर सब उसका ही तो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि विजय और तुषार ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि वो आ रहा है। सुहाना दिल से उसके आने पर बहुत खुश थी, मगर वो उन 4 सालों को भूली नहीं थी। तभी खुद को सपाट दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल अंदर से गुलाब की तरह खिल चुका था। जाओ खोलो दरवाज़ा। और कितनी देर तक उसे भिगाने का इरादा है? कहीं बीमार न हो जाए। उन सबको उसकी हालत से मजे लेते देख वो आखिरकार बोल ही पड़ी, जिस पर सबने ओह कहा था, जबकि विजय ने हंसते हुए आंख बिंक की। इतनी फिक्र? वो बनावटी हैरत से पूछने लगा, जबकि अर्पिता खिलखिलाकर हंसते हुए उसी पोजीशन में बैठ चुकी थी जहां आज से 4 साल पहले सुहाना बैठी थी, और फिर उसी की तरह एक्टिंग करते हुए खुद को पीछे हटाते हुए बोली, मैं माफ़ नहीं करूंगी उसे, मैं माफ़ नहीं करूंगी। बार बार एक ही बात दोहराने लगी। उसकी एक्टिंग पर सबने एक जोरदार कहकहा लगाया था। सुहाना ने उसे घूर कर देखा। याद है किसी को ये शब्द? वो एक्टिंग करते हुए पूछने लगी, जिस पर सब लोग हंस पड़े थे, जबकि वो उसके पीछे भागती उसका मुंह तोड़ने के डर पर थी। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। बेल से हाथ तो हटा लो। विजय ने आते हुए अपनी आवाज़ को और भी भारी और मर्दाना करते हुए पूछा, जिस पर बाहर खड़ा आर्यन का दिमाग घूम चुका था। ये बाज नहीं आ सकता। बिल आपके बाप ने नहीं देना। हाथ हटा लो बेल से। रखकर हटाना ही भूल गए हो। अब की बार पीछे से आई अर्पिता ने भी अच्छी खासी क्लास ली थी। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने खड़ा था। ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट, पहले से बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके ठाट बाट देखकर उन लोगों की तो नज़र हट ही नहीं रही थी उसके ऊपर से, जबकि वो उनको साइड करता अंदर की तरफ बढ़ा था। ओह हेलो भाई, किधर? कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो मुंह उठाकर? आर्यन को अंदर की तरफ जाते देख विनय ने बनावटी नाराजगी से
बनावटी हैरानी से पूछा, जिस पर वो उसे आंखें दिखाता अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। यार ये तो बहुत ही कमीना हो गया है। अब तो किसी भी बात को सीरियस लेने पर ही नहीं आता। विजय ने तुषार की तरफ देखते हुए जैसे गहरे दुख से कहा था। वो भी उसके साथ सिर हिला गया। अंदर दाखिल होते ही उनकी नज़र एक इमोशनल सीन पर पड़ी, जहां वो अपनी माँ को गले लगाए खुद भी रो रहा था, जबकि सुहाना अपने आंसू पोंछते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तुषार और विजय घर वालों को आर्यन के बारे में पहले ही सब कुछ बता चुके थे कि वो यहाँ से किस इरादे से गया था और वहाँ लंदन में क्या कर रहा था, और इसीलिए किसी ने भी उससे सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। वो नंदकिशोर जी के गले लगते हुए बेहद शर्मिंदा था। अच्छा है अब तुम आ गए। अब सुहाना की शादी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधे पर हैं। तुम्हें ही देखना है अब सब। वो उसके कंधे को थपकते हुए कहने लगे, जिस पर उसका दिल कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। तो क्या वाकई वो शादी कर रही थी? जी अंकल, कहता हुआ वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अब उठ जा, लंदन में नींद नहीं लेता था क्या? वो सारे उसके सिरहाने खड़े उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो आंखें मसल कर उन्हें देखने लगा। ये तो मौत के यमराज की तरह मेरे सर पर क्यों सवार हो? वो आंखें खोलकर उन्हें देखकर गुस्से से बोला था। पूरी रात वो सोया नहीं था, पूरी रात रोता रहा था। सुबह के वक्त जाकर कहीं उसकी आंख लगी थी, और अब ये सब वो उनको घूरते हुए अपनी लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। तू जानता है ना, पापा ने सारी जिम्मेदारियां तुझे दी हैं। चल उठ, तैयार हो जा। और अब उसके ऊपर से विजय कंबल हटाता बोला था, यार मैं नहीं जा रहा शादी पर। वो अपनी सूजी आंखें उनसे छुपाता अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वो ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो रात भर रोता रहा है, जबकि वो उसे जबरदस्ती बिस्तर से खींचते हुए उसे तैयार कर चुके थे। उसके ना करने के बावजूद भी वो उसे अच्छा खासा तैयार कर चुके थे। वो खुद को देखकर हैरान हुआ। व्हाट द हेल, कौन सा मेरे बाप की शादी है जो तुम लोग मुझे ये सब कुछ पहना रहे हो? वो अपने वजूद पर महंगी शेरवानी देकर चीखा था, जिस पर उन सब ने बिना कोई जवाब दिए जल्दी जल्दी हाथ चलाते उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर दिया था और खींचते हुए कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन ऐसी सज धज देखकर वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रहा था। जबकि सब लोग उसे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, वो उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़े। जब वो हैरान हुआ था, किधर लेकर जा रहे हो मुझे, वो उनसे पूछने लगा, जो उसकी बात पर एक पल को ठहर कर उसे देखने लगे। यार शादी बड़ी सादगी से हो रही है ना, इसीलिए मंदिर में ही हो रही है। कुछ देर के बाद वो लोग मंदिर में मौजूद थे। वो बड़ी ही बेताबी से दरवाजे की ओर देख रहा था। सुहाना दुल्हन बनी मंडप में बैठी हुई थी, नजरें झुकी हुई थी, उंगलियां मरोड़ रही थी। वो उसके चेहरे पर बेचैनी खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ढूंढने से भी उसके चेहरे पर कोई बेचैनी दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी के भाव जरूर थे, जो उसने उसी वक्त पढ़ लिए थे जब सुहाना ने एक नज़र उठाकर आर्यन की तरफ देखा था। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था। उसकी नज़रों की ताब न लाते हुए आर्यन ने नज़रें चुरा ली थीं, और अब वो बेचैनी से सुहाना के आने वाले दूल्हे का इंतजार कर रहा था, जो आकर ही नहीं दे रहा था। यार ये दूल्हा कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? वो अपने सिसकते दिल को इग्नोर करता जैसे उन लोगों से पूछने लगा जिसने आकर उसकी मोहब्बत पर हक जताना था। जबकि विजय उसे एक नज़र देखकर रह गया। खुद दूल्हा बनकर एकदम सुहाना के बराबर में बैठा हुआ था, तब भी उस गधे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और पूछ रहा था कि दूल्हा किधर है। मुझे ये बता, तुझे पुलिस की नौकरी किस गधे ने, किस उल्लू के पट्टे ने दी थी? वो उसके कान में घुसकर बोला था, जिस पर वो ना समझी से उसे देखने लगा। क्या मतलब? वो उसके चेहरे को उलझन से देखने लगा। बलराज, आप पूजन के लिए आसन ग्रहण करें। सबसे पहले हम मंगलकारी श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे। अपने दाएं हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लें और मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करें। पंडित जी ने उसके हाथ में फूल देते हुए कहा तो जैसे आर्यन सांस लेना भूल गया था। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत है। मतलब शादी उसी के साथ हो रही थी। वो हैरत से आंखें फाड़ता अपने पास बैठी सुहाना को देखने लगा, और फिर उसकी नज़र नंदकिशोर जी पर पड़ी थी, जो हल्के से मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। उसका दिल खुशी से उछलने लगा। उसका जी चाहा अभी आगे बढ़कर सबके गले लग जाए और खुशी से भंगड़ा डालने लगे। मनहूसो, तुम पहले नहीं बता सकते थे? सारी रात मैं अपना तकिया गीला करता रहा। शादी संपन्न होने के बाद वो विजय के गले लगते उसके कान में धीरे से गुर्राता है, जिस पर वो जोर से कहा लगाता है। अगर पहले बता देते तो फिर ये तेरा मुस्कुराता चेहरा कैसे देखते? वो मोहब्बत से कहने लगा, जिस पर वो दोबारा से उसके गले लग गया।
जबकि उन दोनों को यूं चिपकते देख तुषार भी ऊपर से आता उनके साथ चिपक गया था। जबकि विजय ने तुषार के पेट पर एक धक्का रखा था। तुझे तो मैं बाद में निपटता हूँ। 4 साल तक ये राज तूने अपने सीने में दबा कर रखा था, पहले नहीं बक सकता था? जबकि तुषार ने बेबसी से आर्यन को देखा था, जिसने उसे कसम दिलाई थी कि तू घर वालों को कुछ नहीं बताएगा। वो अभी अभी चेंज करके वॉशरूम से निकली थी जब दरवाजा लॉक करके अंदर आते शख्स को देखते ही उसके होठों पर तंजिया हंसी सज गई थी। लॉक तो यूं कर रहा है जैसे मैं इसके सारे अरमान पूरे करने के लिए दिल से तैयार बैठी हूँ। वो दिल में सोचती बेड की तरफ बढ़ गई थी जब अंदर दाखिल होते हुए आर्यन की नज़र उस जालिमा की तरफ उठी थी जो बड़ी ही लापरवाही से बेड की तरफ बढ़ती उसके सारे अरमान झाग की तरह बिठा गई थी। सुहाना, वो हैरत से बस उसे देख कर रह गया था। क्या वो उसके लिए इतना गैर जरूरी था कि उसकी बीवी ने उसका इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा था? और बड़े ही आराम से चेंज करके अब हल्के फुल्के साधारण सूट में सोने की तैयारी कर रही थी। वो जख्मी दिल से सोचता उसकी तरफ कदम बढ़ा गया था। अपनी तरफ से देखता पाकर सुहाना ने तंजी अंदाज में उसकी ओर देखा था। क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी तुमने? उसे लगातार खुद की तरफ देखता पाकर उसने बालों को एक अदा से झटका था। सही कह रहे थे, वो वाकई बदल चुकी थी। वो दिल में सोचता उसकी तरफ बढ़ा था। नहीं, कभी नहीं देखी, क्योंकि जब से तुम पर नज़र पड़ी है मैं किसी और को देखने के काबिल नहीं रहा। वो एक झटके में उसके करीब पहुंचा था, उसको अपनी बाहों में भरते हुए अपने सीने से भींच गया था। कितना तड़पता था उसका दिल इस स्पर्श के लिए, और अब सुहाना को खुद से लगाया तो उसके दिल को एक सुकून मिला था। जबकि उसकी हरकत पर दांत किचकिचाते हुए उसे देखते हुए अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। क्या सच में? वो उसके गले का हार बनती जानबूझकर मोहब्बत से भरे शब्दों में बोली थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें देखकर किसी और को देखा जा सकता है क्या भला? वो उसकी नाक से नाक टकराता खुमार भरे अंदाज में बोला, जिस पर वो दर्द से एक आह कह उठी। एक बात बताओगे? वो उसकी गर्दन के आसपास अपनी पकड़ सख्त करती पूछने लगी। वो सिर्फ हूँ कर पाया था, जानता था वो अभी हिसाब लेगी। तरस नहीं आया मुझे छोड़कर जाते? वो अपनी आंखों में नमी लाते हुए उससे पूछने लगी। उसने सोचा था वो उससे नाराज रहेगी, उसे माफ़ नहीं करेगी, मगर उसे अपने पति के रूप में देखकर वो जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। तरस? तुम पर तो प्यार आता है, तुम तरस खाने के काबिल थोड़ी हो, तुम तो चाहे जाने के काबिल हो। वो उसके माथे पर होंठ रखने के लिए झुका था जब वो अपना सर पीछे करती नाम में सर हिलाने लगी। जानते भी हो कितनी तकलीफ से गुजरे हैं ये साल? मैंने कितनी तकलीफ उठाई है, एक बार मुझे बताते, मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोई रास्ता तलाश कर लेती, लेकिन यूं छोड़ कर तो न जाते। वो रोते रोते बोली, जिस पर वो उसके आंसू साफ करने लगा। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे दिल में तुम्हारे पापा को लेकर कोई गलतफहमी हो, इसलिए बगैर बताए चला गया था। इतना तो मुझे यकीन था कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी तुम्हारा रिश्ता नहीं करेगा और तुम खुद भी ये सब होने नहीं दोगी, तभी मैं चला गया था। एक अच्छे फ्यूचर के लिए। वो उसे बाहों में उठाकर बेड पर लेकर आया था और फिर उसकी गोद में सर रखकर सब कुछ बताता चला गया। जबकि उसके शब्दों में छुपी बेबसी देखकर वो सारे दुख भूलती चली गई। वो नीचे को झुकती हुई उसके माथे पर अपने होंठ लगा गई, जबकि आर्यन की नज़रें उसके झुकने के कारण गीले नाइट ड्रेस की शर्ट से झलकती उसकी खूबसूरत धड़कनों पर पड़ी थी। वो एकदम से मदहोश होता, अपना एक हाथ आगे बढ़ाता, उसे खुद के ऊपर करता, उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। उसकी हरकत पर मदहोश सी सुहाना के लबों से एक सिसकी निकली थी, जिसकी आवाज़ सुनते ही आर्यन के कानों में सुकून उतर गया था। एक झटके से तकिए पर लिटाते हुए उसने उसके नाइट ड्रेस के बटन खोल दिए थे और गर्दन से होते हुए उसकी नरम धड़कनों तक आ पहुंचा था, जिससे वो सिसकियां भरने पर मजबूर हो गई थी। उसका वजूद अब भी हल्का हल्का गीला था और उस भीगे वजूद में आर्यन बुरी तरह मदहोश हो गया था। इस मदहोशी में जब आर्यन ने उसकी नरम धड़कन पर हल्के से वाइट किया तो वो मचल उठी। उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए सुहाना ने आर्यन का चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया था। उसकी आंखों में एक शरारत नाच रही थी। अगले ही पल सुहाना ने आर्यन के होठों को अपने होठों की कैद में लिया था। आर्यन मदहोश हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी एक हल्की सी चीख निकली थी जब सुहाना ने, अब आया मजा, आइंदा मुझे काटा तो इससे भी ज़्यादा जोर से काटूंगी, उसने शरारती अंदाज में कहा, जबकि अपना निचला होंठ को चलता हुआ वो उसे प्यार भरी नज़रों से निहार रहा था। वो बदल गई थी, लेकिन अब फिर से अपनी पुरानी टोन में लौट रही थी, और यही तो सुहाना चाहिए थी उसे, लड़ने झगड़ने वाली, हर वक्त शरारतें करने वाली।
तुम्हारी दी गई हर सज़ा मंजूर है सुहाना, कहकर वो उसे खींचकर अपने ऊपर कर गया था। फिर बेड से टेक लगाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। बहुत याद किया था मैंने तुम्हें। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा भर लिया और उसके माथे को चूमा। फिर उसके कान के पास अपने होंठ लाकर सरगोशी में बोला, तो क्या ख्याल है, आगे का काम पूरा कर लिया जाए? उसकी बात का मतलब समझकर सुहाना शर्माते हुए उसके सीने में सर टिका गई। रोका किसने है, पूरी इजाज़त है। और उसकी तरफ से इजाज़त मिलते ही वो उसे बेड पर गिराता उसके ऊपर हुआ था और सुहाना ने भी उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसे अपने और करीब खींचा था। उसकी हरकत पर वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ पल भर में अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकते हुए उसके लबों पर झुकता चला गया। लम्हा लम्हा उसके लबों का जाम पीते हुए वो बेहद जुनूनी हो गया था। उसके लबों पर अपना स्पर्श छोड़ते हुए एक हाथ उसकी धड़कनों पर और दूसरा हाथ उसकी नरम कमर पर था जो उसे सहला रहा था। आने वाले पलों के लिए वो बेहद जोश में भरा हुआ लग रहा था। उसका ये जोश देखकर सुहाना ने भी उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर हंसते हुए उसका पूरा साथ दिया था। उसकी तरफ से साथ मिलते ही उसने उसके जिससे कि वो बुरी तरह मदहोश हो गई। अगले ही पल उसने सुहाना के दोनों होठों को अपनी पकड़ में लेते हुए उसके नाजुक वजूद में उतरते हुए खुद को और उसे एक कर दिया था। अब वो लाल चेहरा लिए उसके सीने में अपना सिर छुपा गई थी। मिलन के इस पल के साथ ही आर्यन मुखर्जी ने हर दुख को अलविदा कह दिया था। अब सिर्फ खुशियाँ उनके इंतजार में थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।